नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानी 3 वर्ष का भाग 5 गार्गी की आवाज में। अजीत कुमार ने संसार देखा था, अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही। अनुभव के बाद अनुभव, एक दूसरे के विपरीत। अजीत कुमार किसी अंश में इन अनुभवों के प्रति उदासीन हो गया था। उस उदासीनता का एक दार्शनिक रूप था। अजीत कुमार जीवित था, वह जीवन को पहचानता था और पहचानने के साथ ही उसे अपनाना भी जानता था। उसका प्रत्येक क्षण उसके लिए नया था। प्रत्येक क्षण में उसकी उत्सुकता उमड़ी पड़ती थी। प्रत्येक क्षण में नया अनुराग और नया जीवन। रमेश अजीत कुमार के सामने आया और रमेश संसार के भोलेपन की, उसकी सरलता की और उसकी कोमलता की एक मूर्ति था। अजीत कुमार ने रमेश के हृदय को देखा। उस हृदय में उसने वह स्वच्छता पाई जो सभ्यता के वातावरण में उसे लाख ढूंढने पर भी ना मिली। वह रमेश पर मुग्ध हो गया और रमेश ने अजीत कुमार में क्या देखा, इसे स्वयं ही ना समझ सका। उसके सामने एक शक्ति थी जिसके आगे वह झुक गया। एक पहाड़ था जिसकी ऊंचाई वह ना जान सकता था। एक सागर था जिसकी था वह ना पा सकता था। रमेश ने अजीत कुमार में एक प्रतिभा देखी जिसके प्रकाश में उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। अजीत कुमार में हृदय था पर भावुकता न थी। व्यक्तित्व था पर वह व्यक्तित्व देखा ना जा सकता था, केवल अनुभव किया जा सकता था। अजीत कुमार की हंसी में बच्चे का भोलापन था, उसकी बातों में दार्शनिक का ज्ञान था। अजीत कुमार रमेश के लिए एक पहेली था। धीरे धीरे बिना रमेश के जाने हुए अजीत कुमार उसके जीवन में पूरी तौर से आ गया। रमेश एक तूफान का अनुभव करता था पर देख ना पाता था। उस दिन एक प्रोफेसर की मृत्यु हो जाने के बाद यूनिवर्सिटी में छुट्टी हो गई। विद्यार्थी को इस छुट्टी की सूचना यूनिवर्सिटी पहुंचने पर मिली। रमेश बाहर निकला। इतने में उसे सुनाई पड़ा, रमेश। रमेश ने मुड़कर देखा। अजीत कुमार क्लास की एक लड़की से खड़ा हुआ बातचीत कर रहा था। अजीत ने कहा, रमेश यार कहाँ जा रहे हो, जरा इधर आओ। रमेश जरा झिझका। अजीत कुमार के साथ जो लड़की खड़ी थी वह हंस पड़ी। उस लड़की का हंसना रमेश को बुरा लगा। उसके संकोच को उसके क्रोध की भर्त्सना ने दबा दिया। वह सीधे अजीत कुमार के पास चला गया। उस लड़की से अजीत कुमार ने रमेश की ओर संकेत करते हुए कहा, इन्हें तो आप जानती ही होंगी। शक्ल से अच्छी तरह से परिचित हूँ और नाम भी क्लास में अवश्य सुनती हूँ, पर कभी बात करने का तथा विस्तृत परिचय का अवसर नहीं मिला। तो वह आज मिल गया है। आपका नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव है और आप क्लास के सबसे तेज स्टूडेंट हैं। इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए थे। मेरे सबसे बड़े मित्र हैं। और ये सर कृष्ण कुमार अध्यक्ष की पुत्री मिस प्रभा अध्यक्ष हैं, तुम्हारी क्लास फेलो हैं। रमेश ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और मिस प्रभा अध्यक्ष ने हाथ जोड़कर नमस्कार का उत्तर भी दिया। प्रभा ने कहा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कार समय होने पर आएगी और छुट्टी अभी हो गई है। देखूं चपरासी से कोई तागा मंगवा लूं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपनी कार पर आपको घर पहुंचा दूं। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, पर आप क्यों व्यर्थ में कष्ट करते हैं। इसमें कष्ट की क्या बात है, मैं तो अपना गौरव समझता हूँ। सिर झुकाकर जरा कुछ मुस्कुराते हुए अजीत कुमार ने कहा। अजीत स्टीयरिंग व्हील पर बैठा, उसके बगल में रमेश। प्रभा पीछे की सीट पर बैठ गई। प्रभा के बंगले की बरसाती के नीचे अजीत ने अपनी कार रोक दी। कार से उतरकर प्रभा ने कहा, कुंवर साहब, अब बिना चाय पिलाए मैं आपको ना जाने दूंगी। आपका निमंत्रण सिर आंखों पर। इतना कहकर अजीत कार से उतर पड़ा। मिस्टर श्रीवास्तव, आप भी आइए, प्रभा ने रमेश से कहा। रमेश को भी कार से उतरना पड़ा। तीनों ड्राइंग रूम में गए। खानसामा को चाय लाने का हुक्म देखकर प्रभा बैठ गई। अजीत ने बातचीत आरंभ की। मिस अध्यक्ष, आपने 4 हॉर्समैन फिल्म देखी है? प्रभा ने कहा, नहीं, लेकिन आज जाने का इरादा है। आपने तो देखी होगी। मैंने भी नहीं देखी, इसी से आपसे पूछ रहा था। सुना है कि यह संसार की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। आज मेरा भी जाने का इरादा है। तब तो हम लोग सिनेमा में फिर मिलेंगे, हंसते हुए प्रभा ने कहा। इसके बाद उसने रमेश से कहा, और मिस्टर श्रीवास्तव, आपने देखी है कि नहीं? प्रश्न रमेश से हुआ, उत्तर अजीत कुमार ने दिया, इन्होंने भी नहीं देखी है। आज ये भी चलेंगे। प्रभा ने अजीत से कहा, आप तो इन्हें बोलने ही नहीं देते हैं। इसके बाद उसने रमेश से कहा,
आपको सिनेमा अधिक पसंद है या ड्रामा? रमेश ने उत्तर दिया, मैं सिनेमा अधिक पसंद करता हूँ। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? अपने सिगरेट केस से सिगरेट निकालते हुए अजीत कुमार ने कहा, मिस अध्यक्ष, मेरे सिगरेट पीने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? किंचित क्रोध का भाव प्रदर्शित करते हुए प्रभा ने कहा, कुंवर साहब, यदि आप मुझे मिस अध्यक्ष न कहकर केवल प्रभा कह सके तो अच्छा है। हम सब मित्र हैं, फिर आपस में यह तकल्लुफ क्यों? इतना कहकर प्रभा ने मेज पर रखा हुआ सिगरेट का डब्बा उठा लिया और एक सिगरेट अपने मुंह में लगाकर उसने डिब्बा अजीत की ओर बढ़ाया। लीजिए, यह सिगरेट का नया ब्रांड आया है, एशेस ऑफ रोजेस। अजीत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप शायद अधिक सिगरेट नहीं पीती। प्रभा भी मुस्कुराई, आप ठीक कहते हैं, मैं केवल साथ दे दिया करती हूँ। लेकिन आपको यह कैसे पता? बिल्कुल आसान सी बात थी। सिगरेट पीने वाला सिर्फ एक तरह की सिगरेट पसंद करता है, क्योंकि वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। मैं ब्लैक एंड वाइट पीता हूँ, वह मेरे पास है। इतना कहकर उसने दिया सलाई जलाकर प्रभा की सिगरेट सुलगाई, फिर अपनी सिगरेट सुलगाई। प्रभा ने रमेश के आगे सिगरेट का डब्बा बढ़ाते हुए कहा, और आप? धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अरे, आप सिगरेट नहीं पीते? साथ देने के लिए तो कभी कभी पी लिया कीजिए। मैं भी तो नहीं पीती, केवल साथ दे दिया करती हूँ। बुराई का साथ देना बुराई की ओर अग्रसर होना है। मैं उससे दूर रहना ही अच्छा समझता हूँ। सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए प्रभा ने कहा, क्या दुनिया में कोई चीज बुरी भी होती है? इतना कहकर वह हंस पड़ी। रमेश ने आश्चर्य के साथ प्रभा की ओर कुछ देर तक देखा। क्या आप बुराई पर विश्वास नहीं करती? जरा भी नहीं। हमारे वास्ते यह बुरी है जिसे हम नापसंद करते हैं, और एक बात जिसे एक व्यक्ति नापसंद करता है, हम देखते हैं दूसरा व्यक्ति उसी को पसंद करता है। इसलिए किसी भी बात को बुरा कहना गलत है। रमेश मुस्कुराया, देख रहा हूँ आपके विचार बहुत बड़े चढ़े हैं। अजीत एक ठहाके के साथ हंस पड़ा। रमेश, अभी तुम ना जाने क्या क्या देखोगे। अजीत की इस बात को मानो प्रभा ने सुना ही नहीं। हाँ मिस्टर रमेश, आपने बतलाया नहीं कि आपको सिनेमा क्यों अधिक पसंद है? रमेश ने कहा, इसलिए कि सिनेमा में अप्राकृतिक और भद्दी एक्टिंग देखने को नहीं मिलती। हिंदी का रंगमंच अभी बहुत नीचे है। अजीत कह उठा, हाँ, इसमें क्या शक है। जनाब एक्टर साहब स्टेज पर तशरीफ लाए, बात एक कहने को, लेकिन बात कहने के 15 मिनट तक पूरी कलाबाजी के साथ कसरत कर बैठे। प्रभा ने गंभीरतापूर्वक कहा, लेकिन कुंवर साहब, सिनेमा में प्राणहीन तस्वीरें आती हैं, वहाँ संगीत का नाम ही नहीं होता। इस बार अजीत ने जरा मुंह बनाते हुए कहा, प्रभा जी, आप मुझे कुंवर साहब ना कहें। यदि केवल अजीत कहें तो अच्छा हो। अजीत की इस बात पर मुस्कुराते हुए प्रभा ने कहा, मिस्टर अजीत, क्षमा कीजिए, भूल हो गई। भविष्य में ऐसी गलती ना होने पाएगी। लेकिन आपने मेरी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। अगर जवाब देने की कोई बात हो तो जवाब भी दिया जाए। बिना शब्द के भाव का प्रकट कर देना, बिना संगीत के कवित्व का रूप दे देना, यही तो सिनेमा की विशेषता है। इस समय तक चाय आ गई थी। ड्राइंग रूम में ही चाय का प्रबंध किया गया। चाय का प्याला हाथ में लेते हुए अजीत ने कहा, प्रभा जी, अभी अभी आपने जो कहा कि आप किसी भी चीज में बुराई नहीं देखती, तो क्या आपने गंभीरतापूर्वक यह बात कही थी? एक बनावटी क्रोध मिश्रित गंभीरता के साथ प्रभा ने कहा, मिस्टर अजीत, क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं? मैं ऐसी गंभीर बातों में हंसी करने की अभ्यस्त नहीं हूँ। उसी बनावटी गंभीरता के साथ अजीत ने कहा, और मेरा अनुमान है कि आप गंभीर बातें करने की अभ्यस्त नहीं हैं। इसके बाद वह मुस्कुराया, लेकिन मुझे आपकी बात पर अविश्वास करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो आपने यह जो कहा, क्या आप इससे अधिक स्पष्ट करेंगी? यह बिल्कुल स्पष्ट है। भलाई और बुराई केवल तुलनात्मक है और व्यक्तिगत प्रश्न। तो फिर आपके मत अनुसार पाप और पुण्य नाम की भी कोई चीज नहीं होती है, और ना आपको जिसे हम सब कर्तव्य कहते हैं उस पर ही विश्वास होगा। पाप और पुण्य भी मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है, और हमारा कर्तव्य वह है जिसे हमारा अंतःकरण स्वीकार करे। इस बार रमेश ने कहा, प्रभा जी, तो क्या आप सामाजिक अराजकता पर विश्वास करती हैं? अपनी मना प्रवृत्ति को अपने कर्तव्य की कसौटी बनाकर रहना तो असंभव है। प्रभा ने रमेश पर आंखें गड़ाकर कहा, सामाजिक अराजकता पर तो मैं विश्वास नहीं करती, पर इतना अवश्य मानती हूँ कि यौवन स्वयं अराजकता का दूसरा नाम है। प्रभा की आंखों की आग के सामने रमेश सिहर उठा। आंखें नीची करते हुए उसने कहा, मैं तो यौवन को अराजकता मानने को तैयार नहीं हूँ।
यौवन को मैं केवल नियंत्रित, आत्मविस्मृत तक मान सकता हूँ। इसके आगे बढ़ना, नियंत्रण को तोड़ना या नीचे गिरना है। लक्ष्यहीन जीवन है। प्रभा जोर से हंस पड़ी। मिस्टर रमेश, यौवन का प्राण है प्रेम, और प्रेम में नियंत्रण होना असंभव है। प्रेम अराजक है। अजीत कुछ देर से कोने में रखे हुए पियानो को देख रहा था। उसने कहा, प्रभा जी, क्या आपकी संगीत में कुछ रुचि है? अधिक नहीं, मैंने लगातार कभी संगीत की शिक्षा नहीं पाई। ऐसे ही थोड़ा सा सुने सुनाए जान गई हूँ। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपसे कुछ गाने की प्रार्थना करूं? प्रभा पियानो पर बैठ गई। अंग्रेजी गाना सुनाओ या हिंदुस्तानी? न जाने क्यों मैं अंग्रेजी गाना नहीं पसंद करता। हिंदुस्तानी गाना गाइए। प्रभा ने एक के बाद एक 7-8 गाने गाए। अजीत ने घड़ी देखी, 4 बज रहे थे। उठते हुए उसने कहा, प्रभा जी धन्यवाद, आज का दिन बड़ा सुंदर बीता। भगवान उस प्रोफेसर का भला करे जिसने मरकर हम लोगों को यह स्वर्ण अवसर दिया। प्रभा ने कहा, मिस्टर अजीत, धन्यवाद मुझे आपको और मिस्टर रमेश को देना चाहिए। मेरा जीवन तो एकांत और नीरस है। कभी कभी आ जाया कीजिए। स्त्री और पुरुष में भेदभाव होने के कारण मेरा अस्तित्व छाया मात्र रह गया है। आज शायद मैंने सबसे सुंदर दिन व्यतीत किया है। यदि आप कभी कभी आ जाएं तो मुझ पर बड़ी कृपा हो। अजीत ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, अवश्य, आपके यहाँ आने में तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। प्रभा ने रमेश से कहा, और आप भी मिस्टर अजीत कुमार के साथ आइए। इतना कहकर उसने अजीत से कहा, मिस्टर अजीत, देखिए, अपने साथ आप मिस्टर रमेश को लाना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमारा भाग 5 समाप्त होता है। भाग 6 में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लीजिए, आप सिगरेट पीते हैं? सिगरेट केस लेकर रमेश की ओर बढ़ाते हुए ठाकुर केसरी नारायण सिंह ने कहा, और आप राजपुताना की रियासत के राजा के तीसरे पुत्र हैं और आपका नाम कुंवर रिपुदमन सिंह है। ब्रीचिस पहने हुए सज्जन की ओर संकेत करते हुए अजीत ने कहा। कुंवर रिपुदमन सिंह ने खड़े होकर रमेश को फौजी सलाम किया। मैं पोलो खेलता हूँ, आपको भी इससे शौक मालूम होता है। इतना कहकर वे बैठ गए। और आपका नाम लाला अंबिका प्रसाद सिंह है, आप बिहार के इलाकेदार हैं। चौथे सज्जन से परिचय कराते हुए अजीत कुमार ने कहा। लाला अंबिका प्रसाद सिंह ने अपना मुख दीवार की ओर फेर लिया। अजीत कुमार ने चपरासी को संकेत किया। वह एक ट्रे में शराब के गिलास ले आया। रमेश ने पीने से इनकार कर दिया। शराब के दौर चलने के बाद सब लोग डाइनिंग हॉल में गए। रमेश ने कहा, देखिए, मैं ना खाऊंगा। अजीत मुस्कुराया। भाई, जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वे सबके सब ढकियानुसी हैं। आज तनिक भी भ्रष्टाचार नहीं है। खाना महाराज ने बनाया। भोजन करने के बाद सब मेहमान विदा हो गए। अजीत रमेश को स्वयं बोर्डिंग पहुंचाने गया। चपरासी ने कार से उतारकर एक चमड़े का बैग रमेश के कमरे में रख दिया। रमेश ने पूछा, यह क्या है? तुम्हारे कपड़े, अजीत ने गंभीरतापूर्वक कहा, और याद रखना, तुम मेरे उपहार को अस्वीकार करके मेरा अपमान करोगे। और इसी के साथ भाग 4 समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पार्ट 5 मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। हैव अ गुड डे।